हाय गाइस, मेरा नाम है किशन कनौजिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ये बुक दैट इज़ BCOA 1। और यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इफेक्टिव क्वेश्चंस की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक लिस्ट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आपको 9 यूनिट देखने के लिए मिलेंगे इस पूरे यूनिट में, इस पूरी बुक में, जिसमें से हम इस वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग यूनिट 5 से लेकर 9 तक डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है, ठीक, कि कैसे आप एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए चूज़ करते हैं, कैसे बनते हैं, एक छोटा एंटरप्राइज कैसे सेट किया जाता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी बिजनेस के अंदर किस तरीके से रखा जाता है, ठीक। इसके बाद किसी भी बिजनेस में आने वाली लीगल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, इन सभी यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से शॉर्ट नोट रहते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक। वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, कितने टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए, या किसी बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होती है, मार्केट रिसर्च, रिपोर्ट राइटिंग प्रोसेस लिखना है, कैसे एक रिपोर्ट राइट की जाती है। ओके, नाउ पार्टनरशिप फॉर्म, स्टार्टअप, बिजनेस प्लान। इसके बाद कितने टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स कौन से होते हैं, और किसी रिपोर्ट को एडिट कैसे किया जाता है, इसका भी प्रोसेस, ठीक है, राइट। नाउ तो दीज आर सम ऑफ द शॉर्ट नोट्स जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। टॉप टू डाउन इनकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है, यानी कि जो शॉर्ट नोट्स ऊपर वाले रॉज कॉलम में लिखे हुए हैं वो ज़्यादा आते हैं बजाय नीचे वालों के। क्लियर है? तो आइए बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में। यहाँ पे आपको 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने लिस्ट किए हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लगातार बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, और उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो कि पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये जो 4 क्वेश्चन है ये तो खा चबा के कैसे भी करके जाना है, लेकिन जाना है एग्जाम में। पहला सवाल है बिजनेस प्लान किसे कहते हैं, कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप कोई बिजनेस प्लान बनाएं, ठीक। एंटरप्रेन्योर कौन है, उसकी कौन सी क्वालिटीज़ होती है। अगर आपने कोई स्मॉल बिजनेस सेटअप करने के लिए सोचा है तो आप किन किन चीज़ों के बारे में पहले से प्लान करके जाएंगे, या फिर कौन कौन से स्टेप्स में आप वो छोटा एंटरप्राइज ओपन करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए, और कौन कौन से असेंशियल एलिमेंट होते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के, वो लिस्ट कीजिए। तो आइए बात करते हैं इन सभी क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बिजनेस प्लान किसे कहते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाए जब कोई बिजनेस प्लान बनाया जाए। देखो, बिजनेस प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है और कुछ नहीं। प्लान क्या है? अरे भाई, फ्यूचर फोरकास्टिंग के एंटिसिपेशन में कोई चीज़ बनाई जाए। सर ये क्या कह दिया आपने? भविष्य में होने वाली किसी भी घटना से के लिए पहले से जब हम तैयारी करते हैं तो उसके लिए कोई प्लान बनाया जाता है। प्लान भविष्य को सोचकर किया जाता है कि नहीं, है ना। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए एक पाथवे होता है प्लान। तो प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, वेदर इट इज अ नॉर्मल प्लान, बिजनेस प्लान, कॉर्पोरेट प्लान और एनी टाइप ऑफ प्लान। ओके, पार्टी प्लान, गोवा प्लान, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो वो किसके लिए बनाते हैं? फ्यूचर के लिए। और क्योंकि हम आगे ये एक पाथवे के लिए हमें गाइड करता है कि स्टेप वाइज हम कौन से काम करने वाले हैं, तो रिटन नेचर में रहेगा, ज़्यादा इफेक्टिवली किसी भी बात को डिस्क्राइब कर पाएगा। सो अ बिजनेस प्लान इज रिटन डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ अ बिजनेस, उसकी सेल, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, और कौन कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है, ये सारी बातों को कंक्लूड करके ही कोई बिजनेस प्लान बनाया जाता है। मान लेते हैं मैं ये कोई बिजनेस प्लान किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बनाना चाह रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ABC, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन पिछले 2 सालों में लगातार 10% का लॉस कर रही है, लगातार 10% का लॉस पिछले 2 सालों में कर रही है। बिजनेस का नेचर है ट्रेंडी फैशन अपैरल्स सेल करना, यानी कि ऐसे फैशन अपैरल सेल करना जो ट्रेंड में रहते हैं, ठीक। तो मैं बेसिकली ये देखूंगा कि उनके सेल्स प्रोसेस क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है, सेल्स किस तरीके से की जाती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कितना है, और हम भविष्य में कितना प्रॉफिट बनाने का सोच रहे हैं, या अगर कोई गड़बड़ हुई तो कितना लॉस हम लोग झेल पाएंगे।
ये सारी बातें मैं एक प्लान नुमा चीज़ में लिख लूँगा, यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट में इसको फॉर्मुलेट कर लिया जाएगा कि क्या क्या किया जाए तब ये सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे। ठीक, तो ये बेसिकली हमारे लिए एक पाथवे यानी कि एक ब्लूप्रिंट हो जाएगा कि हम किसी बिजनेस को किस तरीके से ऑपरेट करेंगे और अपने गोल्स को अचीव करेंगे। ठीक, पूरा प्लान का पर्पस क्या रहता है जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं कि हमें एक आउटलाइन मिल जाए, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाले हैं, हम कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे, ठीक है, हमारे पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स कौन से रहेंगे, जैसे इन्वेस्टर, पार्टनर, एम्प्लॉय, वेंडर, जो भी हमारे बिजनेस से कनेक्टेड है उनको स्टेक होल्डर्स कहते हैं। तो बेसिकली बिजनेस प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि हमें आउटलाइन प्रोवाइड कराता है कि फ्यूचर में हम लोग कौन से एक्शंस करने वाले हैं। ठीक, ये बात तो पता लग गई भाई कि बिजनेस प्लान किसे कहते हैं। अब कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए जब भी कोई बिजनेस प्लान बनाया जाए। देखो भैया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस प्लान को ख़राब या और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो आइए इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। पहला, एग्जीक्यूटिव समरी। इस सेक्शन के अंदर जब भी कोई बिजनेस प्लान का डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करोगे तो उसमें एक एग्जीक्यूटिव समरी लिखोगे, यानी कि एक मिशन स्टेटमेंट होगा। ठीक, कितना प्रोडक्ट, कितनी सर्विसेज, कौन, कब, कहाँ, कैसे बनाएगा। एक एग्जीक्यूटिव समरी सिंगल पेज में, पहले पेज में डॉक्यूमेंट के ओपन करते ही आपको दिख जाएगी। ठीक है, रीजन फॉर स्टार्टिंग द कंपनी, है ना, होप ऑफ अ विजन, या ऐसा करके कोई भी एक डॉक्यूमेंट, मिशन, विजन या कोई भी स्टेटमेंट पहले पेज पर छपी हुई रहती है। ठीक, इसको हम एग्जीक्यूटिव समरी कहते हैं। इसके बाद कंपनी का डिस्क्रिप्शन होता है अगले पेज में, की इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, अबाउट द कंपनी, ठीक है, गोल्स क्या हैं, टारगेट कस्टमर कौन है, और हम अपने आप को कॉम्पिटिटर से बेहतर क्यों बता रहे हैं, हम में और बाकी सभी लोगों में क्या अंतर है। वैसे तो सारे कॉम्पिटिटर अपने आप को इसी तरीके से बेहतर बताते हैं, तो आपको भी इसी तरीके से कंपनी डिस्क्रिप्शन में अपने आप को बाकी लोगों से बेहतर बताने वाले फैक्टर्स को इंक्लूड कर देना है। इसके बाद मार्केट एनालिसिस। इस सेक्शन के अंदर हम लोग बताएंगे कि हम कौन सी इंडस्ट्री में, कौन से स्पेसिफिक बिजनेस के अंदर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली हम लोग कोई हवा में तीर नहीं मारेंगे, हम एक डेटा स्टैक, जो डेटा इन्फोग्राफिक्स होगा उसके थ्रू हम बताएंगे कि हम पूरे मार्केट में कितना परसेंट शेयर रखते हैं या कितना परसेंट शेयर हम लोग चाहते हैं। ठीक, इसके अंदर हम लोग मार्केट ट्रेंड, कस्टमर डेमोग्राफिक, कंपटीशन और पोटेंशियल मार्केट साइज, इन सारी बातों को कंक्लूड करके चलेंगे। आर यू गाइस गेटिंग इट? इसके बाद कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया जाएगा। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि भाई हमारा डायरेक्ट कंपटीशन कितना, किन लोगों से है, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, कि हम मार्केट में पोजीशन कहाँ पर बना सकते हैं। ठीक, अब ये बिजनेस प्लान सबके हाथ तो नहीं लगेगा क्योंकि ये टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स के पास ही होगा, इसलिए ये सारी बातें खुलकर लिखी हुई होंगी। ठीक, अगला स्टेप नंबर 5, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए 5वां फैक्टर जो है वो आपके प्लान को किस तरीके से अफेक्ट करेगा। मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन आपको देना है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड लेवल कौन सा रहेगा, डिसेंट्रलाइज्ड लेवल कहाँ से शुरू होगा, डिसेंट्रलाइज्ड लेवल के अंदर कितने सारे सेक्शंस, सब सेक्शंस होंगे, अपलाइन, डाउनलाइन कौन कौन लोग होंगे, रिपोर्टिंग स्टाइल कैसा रहेगा। ये सारी बातें हम लोग मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखेंगे, जैसे मैनेजमेंट टीम कौन सी होगी, उनका रोल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, कि टास्क कौन से होंगे, ये सारी बातें। इसके बाद अगला फैक्टर जो हम अपने बिजनेस प्लान के अंदर इंक्लूड करेंगे वो रहेगी मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी। हम कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को मार्केट या सेल्स करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कैसे प्रमोट करेंगे, प्राइसिंग क्या रखी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, इंक्लूसिव रहेगा, एक्सक्लूसिव रहेगा, कंट्रोल्ड रहेगा, नॉन अनकंट्रोल्ड रहेगा, मार्केटिंग कैंपेन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा और बजट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, ये सारी बातें। इसके बाद फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिजनेस प्लान के लिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि पूरा बिजनेस पैसे पे चल रहा है। इस सेक्शन के अंदर हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताएंगे, जैसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी बताएंगे कि कितने समय तक बिना पैसे जिंदा रह सकते हैं, कितने कम पैसों में हम लोग चल सकते हैं, कितने पैसों के बिना हम लोग नहीं चल सकते, हमारा ब्रेक इवन कितना है, हमारे पास और पैसा अभी रिजर्व में कितना है, हमारे पास आने वाला पैसा कितना है, और मार्केट में उधार बाकी कितना है। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के अंदर लिखी रहेंगी, यानी कि आपको बताया गया इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी बातें, इससे पता लग जाएगा आपकी पोजीशन अभी किस हालत में चल रही है। इसके बाद फंडिंग रिक्वेस्ट, अगर आप कोई फाइनेंशियल
एड ले रहे हो। भाई आप लोग कई बार क्या होता है, एज अ बिजनेस आप दूसरे बिजनेसेस से या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा लेते हैं। उस केस में आपको कौन पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है और कब कब किन किन मोड में वो पैसा आएगा, इस बारे में आप लोग लिखेंगे अपने बिजनेस प्लान में, क्योंकि उसी के हिसाब से आप बिजनेस प्लान को एक्सेल करेंगे और ज़्यादा बूस्ट करेंगे। यस और नो एवरीवन, है ना। अगला फैक्टर जो आपके बिजनेस प्लान को बिल्कुल तोड़ मरोड़ और छोड़ कर रख सकता है वो है अपेंडिक्स एंड एग्जिबिट्स। सुनिएगा। सर ये कौन सी बात आ गई, सारे के सारे फैक्टर्स तो बिल्कुल सही हैं। देखो ये जो अपेंडिक्स है या एग्जिबिट्स हैं, ये बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या ऐसी चीज़ें जो आपके बिजनेस के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। जैसे आपको कोई एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने लगाया है, मार्केट रिसर्च करवाई है कोई, ठीक, पुरानी स्टडीज़ से आपको कुछ पता लगा है, प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ या कोई आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट के कोई इनिशियल स्टेज के की पिक्चर्स, या किसी नए प्रोडक्ट को जिसको आप डेवलप कर रहे हो उस प्रोडक्ट का कोई डायग्राम, फीचर्स, साइंटिफिक रिसर्च, ऐसी सारी चीज़ें। लोगों के रिज्यूमे, परमिट, कॉन्ट्रैक्ट, लीगल एग्रीमेंट, इन सारी बातों को इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक, वैसे ये सारे फैक्टर्स आपके पूरे बिजनेस प्लान पर फ़र्क डालेंगे। आपको नहीं लगता क्या? यस और नो। तो बिजनेस प्लान एक कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जो मार्केट रिसर्च, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस और बाकी सारी ऑपरेशनल डिटेल का एक रोड मैप होता है, जिससे आपको ये पता लगता है कि आपका बिजनेस किस तरीके से आगे सक्सीड करने वाला है। यस और नो एवरीवन, क्या आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? यस, बहुत ही बेहतर, बहुत ही उम्दा। आइए बढ़ते हैं सवाल संख्या 2 की तरफ। एंटरप्रेन्योर कौन है? डिस्कस असेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। देखो एंटरप्रेन्योर कौन है? ऐसा व्यक्ति जिसके पास एबिलिटी हो, विलिंगनेस हो किसी चीज़ को स्टैब्लिश करने की, ऑर्गेनाइज करने की और किसी बिजनेस वेंचर को मैनेज करने की, जिसके साथ साथ वो बहुत सारे रिस्क ले सके। ठीक है, क्या कर सके भाई? वो बहुत सारे रिस्क ले सके। इज इट राइट? नाउ तो हम क्या कहेंगे भाई ने? इनको कहेंगे एंटरप्रेन्योर। ओके, एंटरप्रेन्योर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय विजनरी माइंडसेट, इनोवेटिव थिंकिंग एंड प्रोएक्टिव अप्रोच टू आइडेंटिफाइंग एंड सीजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सीधा कहने का मतलब ये है, ऐसा व्यक्ति जो सक्षम हो किसी नए बिजनेस को शुरू करने में, उसके अंदर आने वाले सारे रिस्क को टेकल करने में, और लीडरशिप क्वालिटीज़ हों जिससे वो बिजनेस को स्क्रैच से शुरू कर सके बिना किसी और की मदद के, मतलब खुद से ही भैया। और अपॉर्चुनिटी हंटर होते हैं ये लोग, जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं। जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखी, आइए मौका मारते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, विजनरी माइंडसेट वाले लोग होते हैं, इनोवेशन के साथ सोचते हैं और रिजल्ट निकाल कर दिखा देते हैं। आर यू गाइस गेटिंग इट ऑल? तो ये लोग कौन है? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यस। आइए देखते हैं कितनी, कोई बात नहीं, आप याद आ गए। ठीक है, मिस यू मोहित। नाउ असेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मान लेते हैं कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनने जा रहा हूँ, आप एक एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, आप और मैं दोनों मिलकर एंटरप्रेन्योरशिप चलाएंगे। तो हमारे पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? पहला, भैया बहुत रिस्क आना चाहिए हमें। एंटरप्रेन्योर्स आर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसा नहीं कि अंधा पैसा लगा दिया, नहीं नहीं नहीं। रिस्क कैसे लेने हैं? कैलकुलेटेड, जिसका पता हो कि अगर ये नुकसान हो गया तो हम इसकी भरपाई कहाँ से करेंगे। ठीक है, सो दे अंडरस्टैंड दैट टेकिंग रिस्क इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ बिजनेस ग्रोथ। और किसी भी रिस्क को लेने से पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसा कि नहीं कि डर गए और नहीं लेंगे बिजनेस रिस्क कोई भी। तो पहली क्वालिटी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अच्छा, इस बात को ना लोग तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं। कौन से लोग? जो आपको MLM में जोड़ना चाहते होंगे कि देखो बिजनेस करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है ना, हमारे साथ 4 को जोड़िए, पैसा तो लगाना पड़ेगा, बिना पैसे के कहाँ बिजनेस बनता है।
रिस्क लीजिए, है ना, रिस्क है तो बिजनेस है, खैर समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको गलत डायरेक्शन दे दी जाती है। असल में रिस्क लेने का मतलब, रिस्क तो लेना है आपको, लेकिन कौन सा, कैलकुलेटेड रिस्क, जिसमें आपको पता हो कि इस रिस्क को लेने के बाद आपको क्या मिलने वाला है। ठीक, ओके ना। आगे दूसरी क्वालिटी जो किसी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर होती है वो एंटरप्राइजिंग। एंटरप्रेन्योर्स प्रोएक्टिव होते हैं, बिल्कुल एकदम एक्शन ओरिएंटेड माइंड वाले लोग। ये नहीं कि बस सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, बस हो ही जाएगा काम। ऐसा नहीं है कि मेरा प्लान सबसे अच्छा, इसका प्लान और बेकार ना। ये लोग क्या करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, सीधा एक्शन, इतने एक्शन ले लेते हैं कि कुछ एक्शन तो ठीक हो ही जाएंगे। बाकी नॉर्मल लोग, मैं और आप, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पूरे दिन सोचता रहूँगा, बढ़िया प्लान बनाऊंगा और बढ़िया प्लान बनाऊंगा। जब तक सबसे बढ़िया प्लान नहीं बन जाएगा तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। यही तो प्रॉब्लम है। देखो, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो कॉन्स्टेंटली अपॉर्चुनिटी सीकर होते हैं, लगातार देखते रहते हैं कहाँ मौका मिले, कहाँ मौका मिले, कहाँ मौका मिले, वहीं चोंच मार दूंगा, यानी कि उस मौके को ग्रैब कर लूँगा, अपॉर्चुनिटी को हंट कर लूँगा, सिंपल। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नया तरीका ढूंढते हैं, ठीक है नाउ। सो दे पॉजेस अ नेचुरल इंक्लाइनेशन टुवर्ड इनिशिएटिंग एंड ड्राइविंग चेंज। आप मान लेते हैं, सुनो, मैं आपको दो बातें बताता हूँ। वैसे आपने बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीच के अंदर सुना हुआ होगा, पर मैं आज आपको खुद ही कह रहा हूँ। सुनिएगा ध्यान से। ये दो रास्ते हैं, ठीक, एंट्री यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी एंट्री लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और सारे लोग चेकिंग करा रहे हैं। दो लोग गार्ड लगे हुए हैं, यहाँ पे चेकिंग हो रही है। यहाँ पे कोई चेकिंग भी नहीं हो रही, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है चेकिंग के लिए, चाय पी रहा है आराम से, और आप लोग यहाँ से आ रहे हो। कितने % चांसेस हैं कि इस वाली लाइन को डिच करके आप इस वाली नई लाइन में जाओगे? इसमें कोई भी नहीं है, कोई भी है ही नहीं, खाली है बिल्कुल एकदम, मतलब यहाँ से यहाँ तक खाली है, और यहाँ पूरी लाइन लगी हुई है। कोई आपको कह नहीं रहा कि इस वाले से जाओ या फिर इस वाले से जाओ। यस, हाँ, ए और बी। कितने कम चांसेस हैं इस बात के कि आप नई वाली लाइन में जाना चाहोगे, क्योंकि 100 200 500 लोग आपको सिर्फ ए लाइन में मिल रहे हैं, ठीक। बी लाइन में कोई है ही नहीं, तो आप जाओगे ही नहीं वहाँ। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप जब तक इनिशिएट करने की पावर नहीं लोगे ना अपने आप, कि चलो चलते हैं, उस पर भी तो एंट्री लिखा ही हुआ है, तो आपको कोई टोक देगा, अरे वहाँ एंट्री लिखा है, लेकिन दिख रहा है तुम्हें कोई जा रहा है, दिख रहा है तुम्हें कोई जा रहा है, दिख रहा है तुम्हें कोई जा रहा है वहाँ, बस इसी चक्कर में तुम भी भेड़ चाल में, समझ गए। तो आपको चेंज ड्राइव करना आना चाहिए कि मैं लाऊंगा चेंज, गलत हो गया तो हो गया, वापस तो यही लाइन में जाना है, सिंपल है। अरे ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, गए, अब वो मना कर देगा आपको, वापस आ जाओ। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भर भर के होता है, इतना होता है कि मौज, मतलब पूछो मत आप, अब पूछ लिया तो बता ही देता हूँ, बहुत होता है भाई, बहुत। खुद की एबिलिटी होती है, डिसीजन ले लेते हैं बिना किसी और से पूछे हुए, और ऐसा नहीं है कि अंधा डिसीजन ले रहे हैं, कैलकुलेटेड, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज गोल सेटिंग। एंटरप्रेन्योर्स के पास एक और क्वालिटी होती है कि वो लगातार गोल सेट करते रहते हैं। अब हम लोगों का गोल क्या होता है कि मुझे ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छे लाने हैं ना। कोई एंटरप्रेन्योर इस तरीके का, अगर मान लेते हैं उसने ग्रेजुएशन कोई एंटरप्राइज बना दिया है, तो बोलेगा ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ना मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 साल है, 3 साल में फलाना बुक्स हैं, 10 15 20 25 जितनी भी किताबें हैं, ठीक। तो मैं पहले महीने 2 ख़त्म करता हूँ, पहला गोल। छोटे छोटे गोल्स क्लियर करते चले जाते हैं और बड़े गोल्स की तरफ पहुँचते जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ईयर एंड में खूब सारे मार्क्स लाएंगे, यहीं गड़बड़ हो जाती है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये बड़े जो लॉन्ग टर्म विजन है उसको छोटे छोटे अचीवेबल शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर तोड़ देते हैं, जिससे सारी बातें बहुत ज़्यादा फिजिबल लगने लग जाती हैं और आप किसी भी काम को कर लेते हो। जैसे अभी अचानक से कोई बच्चा पहली बार पूरे साल का सिलेबस पढ़ने की कोशिश कर रहा होगा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो सच बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा। लेकिन जिस बच्चे ने पहले ही 1 यूनिट कर लिया, मज़ा आ गया, 2 यूनिट और कर लेता हूँ क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम है ही नहीं, अगर इस तरीके से किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो मुझे नहीं लगता कि उसको अब एग्ज़ाम प्रिपरेशन में किसी भी तरीके की कोई कमी आ रही होगी, ठीक। तो ना हमें क्या करना है, गोल्स को छोटे छोटे टर्म्स में ब्रेक कर लेना। आगे
क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नए तरीके से निकालने के लिए सक्षम होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंटरप्रेन्योर्स प्रॉब्लम ढूंढते रहते हैं कि कहाँ समस्या मिल जाए, कहाँ समस्या मिल जाए वहीं सॉल्व कर दूँ, जहाँ समस्या वहीं सोल्यूशन। कंटिन्यूस लर्निंग, देखो आपको नहीं लग रहा ये जो एंटरप्रेन्योर है बहुत ज़्यादा तेज हो रहे हैं तो कहीं बहुत ज़्यादा गिरेंगे भी, जल्दी भागोगे तो गिरोगे भी, सिंपल है। गिरोगे पता लगेगा कितनी और धीरे भागना है, मतलब एक बार गिरे पता लग गया अच्छा ठीक है स्पीड ज़्यादा थी गिर गया। तो हमें क्या करना है, कंटिन्यूस लर्निंग पर ध्यान देना है कि जो जो फीडबैक हमें मिल रहा है, जो जो रिस्पॉन्स हमें मिले उनको अचीव करते हुए फिर आगे बढ़ना है। सिंपल। परसिस्टेंस, भैया जिद्दी होते हैं, एकदम जिद्दी है ना। रेजिलियंस, परसिस्टेंट, रेजिस्टेंट, जो सोच रखा है गोल मन में आ गया अचीव करके ही रहूंगा और आगे ही बढ़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटना। गलत हो गया नया करें, फिर से गलत हो गया एक और बार करें, इस बार सबसे सब कुछ दांव पे लग गया कोई बात नहीं, कर देते हैं। सिंपल ना। विजनरी, एंटरप्रेन्योर्स के पास क्लियर और कंपेलिंग विजन होता है, और ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरी दुनिया से आते हैं ये एंटरप्रेन्योर्स। हम में से, आप में से सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, पर हम लोग क्या करते हैं, देखो रिस्क को कैलकुलेटेड तरीके से नहीं, या तो अंधा रिस्क लेंगे या तो लेंगे ही नहीं रिस्क। भाई ने कहा है पैसे लगा दो तो पैसा लगा दिया हमने इस बिजनेस पे, बस क्योंकि भाई ने कहा था। भाई ने क्यों कहा, क्योंकि भाई का बिजनेस है, वो अच्छा चला लेता है तो मैं भी अच्छा। अरे नहीं, आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, तो रिस्क लेने के हिसाब से आपके पास विजन आता है ना। अपॉर्चुनिटी सीकिंग, एंटरप्रेन्योर्स हैव कीन आइज कि कहाँ कहाँ से हम लोग बिजनेस ला सकते हैं। रोज बैठकर सोचो मैं खाली पैसा कैसे कमा सकूंगा विदाउट यूजिंग एग्जिस्टिंग स्किल्स। मैं एग्जिस्टिंग स्किल्स का यूज़ नहीं करूंगा लेकिन फिर पैसा कैसे बना सकता हूँ। रोज सोचोगे तो ये जो थिंकिंग पावर है ये डेवलप हो जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा अपॉर्चुनिटी कैसे सीख करते हैं और उसको हंट कैसे करते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाले लोग होते हैं कौन, एंटरप्रेन्योर्स। ये एफर्ट्स लगाते रहते हैं जब तक इनका गोल अचीव ना हो जाए। तो ये सारी क्वालिटीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर के सक्सेस में, ठीक है, राइट। और इनको बहुत सारे चैलेंजेस से होकर गुजारने में मदद भी करती हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर हियर। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? 3 पर बढ़ें। सर मज़ा आ रहा है सर मोटिवेशनल क्लास लग रही है सर, ऐसा लग रहा है सर, बढ़िया धुआं लग रहा है सर। सुनो क्वेश्चन नंबर 3, आप लोगों ने कोई छोटा बिजनेस शुरू करने का सोचा है, घर से मन कर रहा है छोटा सा बिजनेस शुरू कर लेता हूँ, मेरा नाम किशन है, मैं घर से सोच रहा हूँ सिलाई करना शुरू कर दूँ, या फिर गोलगप्पे की तो छोटी सी दुकान लगा लूँ, या हो सकता है मैं लोगों की बुक बाइंडिंग करने लग जाऊँ, या बच्चों के कवर चढ़ाने लग जाऊँ। अरे कुछ भी, मेरा मन कर रहा है छोटा सा बिजनेस ओपन कर लेता हूँ, ठीक। तो अगर मैंने ये सोचा है कि एक छोटा बिजनेस घर से शुरू करना है, या घर से नहीं शुरू करना कहीं से भी शुरू करना है, मेरा मन कहीं से भी, पार्क में खड़े होकर सोच रहा हूँ बिजनेस शुरू करना है यहीं से, तो कौन से स्टेप्स लगेंगे इस पूरे बिजनेस यूनिट को सेटअप करने में? तो अगर मान लेते हैं आपने सोच ही लिया है, मन ही कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो आओ फिर देख लेते हैं स्टेप, ठीक है। चलें फिर, चलो भाई। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कौन सा बिजनेस ओपन करना है, एक बार सब लोग कमेंट कर दो भाई। 5000 लौंडे दिख जाने चाहिए सारे लोग, फटाफट। यस, अरे सब लोग चाय ही हंट करोगे क्या हैं? और बताओ भाई, और बताओ, अरे कुछ तो बताओ। अच्छा मोमो, ठीक है, मोमो बोल के हम किसी को चिढ़ाते हैं, नहीं चिढ़ाना नहीं चाहिए। खैर आगे, मेरा एक दोस्त है, वो उसको हम लोग बोलते हैं कि आप हमारे पड़ोसी मुल्क से हो और मोमो बेचते हो। यस, अरे बताओ भाई, आगे आगे बोलो, आगे फटाफट, क्विक गाइस क्विक। अरे एकदम 22 बच्चे हैं, कहाँ हो तुम लोग यार। मान लेते हैं हमें कोई छोटा बिजनेस ओपन करना, मुझे नहीं पता कोई सा भी, फिर आपको समझ नहीं आएगा मुझे मत बताना, ठीक है। मोमो बोल दिया, मान लेते हैं मुझे मसालों का व्यापार शुरू करना है। तुम तो पुरानी सदी में चले गए वापस, ठीक है। सुनो, बहुत समय पहले मसालों का व्यापार भारत से शुरू हुआ, सुनिएगा। अब
सबसे पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा। मान लेते हैं मुझे भारत के बाहर मसाले बेचने हैं, यही सोच लेते हैं। तो मैं, क्योंकि जिनको मसाले बेचने हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और ये देख लेना है कि एग्जिस्टिंग मसाले वाले कितने हैं और वो कौन कौन से देश में मसाले बेच रहे हैं, हर देश में कौन से मसाले ज़्यादा खाए जाते हैं, कहाँ पर लाल मिर्च खाई जाती है, कहाँ पे काली मिर्च, कहाँ पे हरी मिर्च, कहाँ पर भुनी हुई, कहाँ पर पिसी हुई, कहाँ पर कुटी हुई। समझ रहे हैं? मैं तो सिर्फ मिर्च की बात करिए, मसाले और भी बहुत सारे हैं। तो अलग अलग देश में मसाले लोग अलग अलग खाते होंगे, हमारे यहाँ से सभी देशों में मसाले जाते भी होंगे। सिंपल। तो पहले मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है, कितने सारे वेंडर कौन कौन से देशों में दे रहे हैं और कहाँ पर पूर्ति नहीं हो पा रही या फिर कहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, कितनी क्वालिटी के मसाले जा रहे हैं। ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर लूँगा कि कॉम्पिटिटर कितने हैं, मार्केट कैसा है, कस्टमर कौन है, ये सारी बातें पता लग गया। ठीक है भाई, नोट करके रख लो। फिर हमें क्या करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर लेना है। इनको एक लिस्ट वाइज बनाओ कि सबसे ज़्यादा मसाले खाने वाले देशों की लिस्ट, ठीक है, टॉप 10, सबसे ज़्यादा में नंबर 1 पे, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। अब इसमें देखेंगे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर कितने हैं, ठीक है जी, किस किस प्राइस पॉइंट पर बेच रहे हैं और इनमें प्राइस गैप कितना है, लगने वाला दूसरा खर्चा कितना है। ये पूरी एक लिस्ट बना लूँगा सिस्टमेटिक मैनर में। समझ में आ गई बात, है ना? जिससे मुझे ये पता लग जाएगा कि इनमें से कौन से देश में मसाला बेचना आसान रहेगा और सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ मिलेंगे। साथ के साथ लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी देख लेना उस देश की, हमारे देश के साथ। कहीं पैसे के चक्कर में फंस जाओ, सोमालियन डाकू लूट लें आपको, ठीक है। नाव आगे बढ़ते हैं, नाव लेके, क्योंकि नाव पे ही लूटते हैं वो लोग। सुनिएगा, तीसरा, हमें अपनी वोकेशनल स्किल्स भी बढ़ानी है। सर ये वोकेशनल स्किल्स वही है ना जो हम लोग स्कूल में नहीं चूज़ किया करते थे? अरे हाँ, वही वाला है ये। सुनो, अगर ज़रूरी है, आपको लगता है कि किसी वोकेशनल स्किल की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे मसाला पीसना, कूटना, क्वालिटी चेक करना, ऐसी और भी बहुत सारी स्किल्स हो सकती है जो कि किताबों में नहीं सिखाई जाती लेकिन रियल लाइफ में काम आती हैं, तो आपको वो सीख लेना चाहिए। ठीक है, सिंपल है। अरे हाँ तो बोलो भाई, हाँ बोल दो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। मुझे ये मसाले की दुकान खोलनी है, सभी किसानों से मसाले लेने हैं, क्वालिटी चेक करनी है, पैक करना है और वहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना है। मज़े आ गए। लेकिन इसके लिए पैसा बहुत लगेगा। पैसा कहाँ से आएगा? मुझे पैसे कौन देगा? मेरा दोस्त, रिश्तेदार, ठीक है, या फिर बचपन में जो गड्ढे खोद कर मैंने बहुत सारा सोना गाड़ा था वो निकाल लूँ वापस। हो सकता है आप कहीं से भी पैसा लेकर आओ। तो आप देख लो भाई कितना पैसा लगेगा, कहाँ से पैसा लेकर आने वाले हो। ठीक, चौथा स्टेप ये रहेगा। पांचवें स्टेप में आप मार्केट ट्रेंड को लगातार ऑब्जर्व करोगे कि अब जब आपके पास पैसा आ गया ना, अब आपका मन करेगा माल खरीद ले किशन, बेच दे, खरीद ले बेच दे, ओएलएक्स थोड़ी है, खरीद ले मसाले और बेच दे। ठीक, सुनो, लेकिन इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जब आपने रिसर्च किया था और जब आप बेचने जाओगे, दोनों में काफ़ी ज़्यादा समय का डिफरेंस होगा। रिसर्च के समय मार्केट किसी और ट्रेंड में चल रहा होगा और जब आप मार्केट में सच में उतरने जाओगे तो मार्केट किसी और दिशा में चल रहा होगा। इसीलिए जब आप मार्केट में उतर कर उसमें असली पैसा लगाकर खेलने वाले हो, अपना बिजनेस चलाने वाले हो, तो आपको ये देखना है कि जो मार्केट रिसर्च पहले की थी वो भी कितनी फीजिबल है, यानी कि उसका कितना चलन है। ठीक, इसके हिसाब से ही आप अपनी बाकी स्ट्रैटेजीज बनाओगे और मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च कर दो। ठीक, जीप खरीद कर बेच दिया, भेज दिया, वहाँ पर पैसा आ गया। अब इसमें समस्या हो सकती है, हो सकता है कि आपका माल खराब हो जाए, वहाँ तक पहुँचे ही ना, लोगों तक पहुँचे, लोग पैसे ही ना दें, पैसे दे लेकिन सरकारी कंप्लायंसेस में फंस गए, सरकारी कंप्लायंसेस में फंसे लेकिन आपका बैंक दिवालिया हो गया। मतलब कुछ भी हो सकता है ना। आपके एम्प्लॉयज छोड़कर चले गए, किसानों ने आपको माल देना बंद कर दिया, सरकार ने नया रूल निकाल दिया। ऐसे बहुत सारे क्राइसिस आ सकते हैं कि नहीं? अरे हाँ और ना। सिंपल इमोजी फेंक के मारा करो मेरे को जैसे सवाल पूछूं आप लोगों से कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है, सुनो, तो क्राइसिस मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे कि मुझे ये पता लग जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मैं पहले ही पता लगा के रख लूँगा क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है तो उसका निवारण भी अपने पास ज़रूर रखूँगा। इससे मैं इफेक्टिवली प्रॉब्लम के साथ डील भी कर लूँगा। ठीक, सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ
सेटिंग अप अ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज। अब सुनिएगा, अगर मैं ये सारे स्टेप्स पूरे कर लूँ तो मैं एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर पाऊंगा अपने स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज की, जिसमें मुझे सारा मौका मिलेगा, चाहे वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का हो, प्लान करने का हो, या फिर कोई इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने का हो, जिससे मेरे बिजनेस सक्सेस के चांसेस और ज़्यादा बढ़िया हो जाएं। ठीक, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। क्या कहते हैं आप लोग, सीख गए बिजनेस सेट करना? बस, अरे ये तो 10 मिनट की बात थी, बताओ बिजनेस चलाना सिखा दिया आपको जीरो से लेकर। आइए देखते हैं कि एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है गाइज? और गाइज चाय पी लो। सुनो, इससे पहले कि हमें ये पता लगे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है, इनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सुनिएगा, ये दोनों रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं लेकिन एक नहीं है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेशन है लेकिन अलग अलग हैं। क्यों, देखते हैं। एग्रीमेंट एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। सुनिएगा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने ये कहा कि अगर आज बारिश हुई मोहित तो मैं आपको 10 रुपये दूंगा, लेकिन बारिश नहीं हुई तो आप मुझे 100 रुपये दोगे। आप इस बात पे अग्री हो सकते हो, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन क्या ये लीगली वैलिड रहेगा? सरकार मान लेते हैं, या फिर चलो इसको छोड़ देते हैं। दूसरा, अगर डिस्क्लेमर गाइस, जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मान लेते हैं मैं और गुरमन दोनों लोग मिलकर बैंक चोरी करने गए, ठीक है गुरमन, है ना। मेरी गुरमन से बात हुई कि अगर बैंक में जो भी पैसा निकला वो आधा आधा होगा। गुरमन ने कहा ठीक है, मैंने गुरमन को भेज दिया, ठीक है। गुरमन गया, उसमें से 10 लाख रुपए निकले। अब क्योंकि हम अग्री हुए थे और पेपर पे साइन भी किया था कि जो भी चोरी का पैसा होगा वो आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन गुरमन बोल रहा है कि नहीं, सारी मेहनत मैंने करी, गड्ढे से अंदर मैं गया, पैसा मैं निकाल के लाया, आधे में तो बात नहीं बनेगी, तुम तो बाहर ही खड़े थे। क्या मैं गुरमन को कोर्ट में ले जा सकता हूं कि बताओ ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, आधे पहले अग्री किया था, मुकर गया? गुरमन बोलेगा जाओ पुलिस केस कर दो। हाँ, देखो यहां अग्रीमेंट तो हो रहा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट है, लेकिन अग्रीमेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मैं और आप किसी बात पे राजी हो जाएं तो अग्रीमेंट, लेकिन अगर वही राजी वाली बात सरकार के लिए से चैलेंज कर दें तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कह देंगे। और वैसे मैं अब गुरमन को कह सकता हूं गद्दारी कर बे। हाँ गुरमन, पहले बात की थी 50% की, अब 50% पे मान नहीं रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलना कब है? क्लास के बाद। ठीक, अर्चित को आगे खड़ा कर देंगे गुरमन, ठीक है। हाँ ठीक ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। सुनो, तो एग्रीमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, लीगली इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। इट कैन बी इनफॉर्मल और फॉर्मल एग्रीमेंट। ये इनफॉर्मल भी हो सकता है और फॉर्मल भी हो सकता है, समझ रहे हो। जैसे मैंने बैंक लूटने वाली बात कह दी, बारिश वाली बात कह दी, ये इनफॉर्मल है और ये इलीगल भी है, ठीक ना। हो सकता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले एसेंशियल एलिमेंट हों या ना हो, हमें नहीं पता, हो भी सकते हो नहीं भी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई? कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल रिक्वायरमेंट, लीगली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट होता है जिसको लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में गद्दारी कर बे तो सरकार देख ले बे, समझ रहे हो आप लोग। सरकार कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करने वाले लोगों को लॉ के हिसाब से पनिशमेंट देती है, ठीक। यस, 85 सौरभ, 80 नहीं। सुनो, इट इन्वॉल्व्स अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस।
कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, प्रॉमिस होता है या फिर बहुत सारे प्रॉमिसेस होते हैं जो दो पार्टीज या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में क्रिएट की गई हों किसी एक्शन को लेकर। जैसे मान लेते हैं मैंने क्या किया, एक अच्छा रेंट एग्रीमेंट होता है या रेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है? यस, रेंट एग्रीमेंट होता है। तो क्या आप लीगली एनफोर्स कर सकते हो अगर उसमें कुछ और बातें अपनी मर्जी से लिख दी तो? नहीं कर सकते। डीड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो जब डीड की बात होती है तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। सुनिएगा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना लीगली एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी हो सकता है। हाँ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब आपने कोई ऐसी बात कही होगी जो जिसके ऊपर लॉ एनफोर्स नहीं होगा। मान लेते हैं जबरदस्ती हमने बैंक रॉबरी वाली बात 50-50% शेयर करने वाली बात किसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे लिखी हो, तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कैसा होगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। समझ रहे हो आप लोग? चलिए, तो आओ भाई एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं जहां पे पर्सन ए तैयार हो जाता है पैसे देने को पर्सन बी को। एलेक्स भानु को पैसे दे रहा है, ठीक है। एलेक्स किसको पैसे दे रहा है? भानु को। ए एंड बी डिस्कस एग्रीमेंट के अंदर, दोनों लोग ना लोन अमाउंट डिस्कस कर लेते हैं एग्रीमेंट के अंदर, रीपेमेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, इंटरेस्ट रेट डिस्कस कर लेते हैं, और वो इस बात पे म्यूचुअली अग्री भी हो जाते हैं, ठीक। बट समझो, उन्होंने कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट साइन नहीं किया है जिसको लीगली एनफोर्स किया जा सके। बस वो वर्बली उन्होंने कह दिया कि देखो विनोद, मनोज, भानु, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ इतने रुपए, इसका ब्याज लगेगा इतना, इतने दिन में मुझे वापस कर देना। भानु ने कहा ठीक है भाई, हमारी आपस में चलती है, हम पैसे ले लेते हैं, कोई बात नहीं, आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये बात सिर्फ कही है, किसी ने सुनी भी नहीं, तो क्या इसको एनफोर्स किया जा सकता है? क्या एलेक्स बाद में कोई है ही नहीं, है ना, सुनने सुनाने के लिए, कहने के लिए? ना, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, ए और बी नेगोशिएट करेंगे डॉक्यूमेंट टर्म्स के बीच में, रिटर्न एग्रीमेंट होगा, लोन अमाउंट कितना होगा, रीपेमेंट शेड्यूल कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा, और पेनल्टीज कौन कौन सी होंगी, दोनों पार्टीज इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करेंगी। अगर इसी एग्रीमेंट के ऊपर जो ये जो वर्बली हुआ है ना अभी, ये अगर रिटर्न हो जाए और दोनों साइन कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर उस पर लॉ एनफोर्स किया जा सके। समझ रहे हो? लेकिन सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं होते, माफी चाहूंगा, सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक। क्लियर है? चलिए, अब आइए बात करते हैं, सॉरी क्या कह रहे हैं आप? ओके, वाइस सिटी बैंक रॉबरी वाले लोगों, आइए बढ़ते हैं। किसी कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट के बारे में बात करते हैं भाई। कौन कौन से ज़रूरी एलिमेंट होते हैं? अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना चाहते हो, बैंक में कोर्ट में चैलेंज कराना चाहते हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। पहला, ऑफर क्या है और एक्सेप्टेंस। देयर मस्ट बी क्लियर ऑफर मेड बाय वन पार्टी एंड अनइक्विवोकल एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बाय द अदर पार्टी। बिना किसी छेड़छाड़ के दूसरी पार्टी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया हो, ऑफर बनाया गया और ऑफर एक्सेप्ट किया गया हो, ये बात होनी चाहिए। दूसरा, लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि पैसा, सामान या किसी सर्विस के बारे में बात की जाएगी, ठीक। किसी वादे, आइडिया, डिस्कशन, इन सब के बारे में कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, उसके लिए एक्सेप्शन अलग से होता है, किसी और दिन डिस्कस करेंगे, ठीक। इसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कि आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो इसका क्या जो इंटेंशन है। सो पार्टीज इन्वॉल्व मस्ट इंटेंड फॉर द एग्रीमेंट टू बी लीगली बाइंडिंग। सोशल एग्रीमेंट्स और कैजुअल प्रोमिसेस में लैक दिस इंटेंशन। जब आप कोई
कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हो ना, मैं और आप मिलकर कोई साइन कर दें, जब मिल बैठेंगे 3 लोग, कॉन्ट्रैक्ट मैं और आप, तो बन जाएगा एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो। फिर बात करेंगे कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, कि ये जो लीगल, द पार्टीज मस्ट हैव अ लीगल कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स उनकी लीगल एज होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, किसी भी लॉ से वो एनफोर्स नहीं होने चाहिए। मान लेते हैं किसी को सज़ा सुनाई गई है और ये भी कहा गया है, हाँ सुनिएगा गुरमन, मान लेते हैं किसी को सज़ा सुनाई गई है और हमने क्या कहा, सज़ा में सरकार ने कहा है कि आप अगले 6 महीने तक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएंगे किसी भी कंपनी के साथ, तो उस समय आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर सकते, और अगर आपने साइन किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। गेटिंग इट गाइज? यस। चलिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, बिना किसी दबाव के आप उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम कोएरेजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस इंटरप्रिटेशन और मिस्टेक्स, इन सारी बातों से फ्री कंसेंट, यानी कि बिना आप पर किसी भी चीज़ का कोई भी दबाव नहीं है, बिना दबाव के आप इस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट, द पर्पस और ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल, इट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी इलीगल एक्टिविटी, फ्रॉड, एक्शन contrary to public policy, ठीक है। नाउ certainty and possibility of performance, the terms of contract must be very clear, definite and capable of being performed। आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारी लीगल लैंग्वेजेस में मन तरंग भाषा लिखी रहती है, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूजर एग्रीमेंट फ्रॉम द यूजर टू द यूजर, यू आर योर, ऐसे करके बहुत सारा लीगल लिखा रहता है लीगल लैंग्वेज में, ठीक है। अगर आप बाद में इनकार कर देते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया था, मुझसे बस ये कहा गया था, तो भी इस बात के ऊपर सरकार एक बार कंसीडरेशन ज़रूर रखेगी, पता है मोहित, इस बात को देखते हुए कि वो लोकल व्यक्ति कितना समझता है और जानता है उस भाषा के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए ज़बरदस्ती ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर साइन कर भी दिया है तो ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है, बाद में आप उसे वॉइड भी करा सकते हो। Not expressly declared void, the contract must not expressly declared void by law or by the Indian Contract Act। ये सारी बातें अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं तो हम उसे एक वैलिड या लीगल कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं। अब ये बात भी नोट करने वाली है कि बेस्ड ऑन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट लॉज में वेरी इन डिफरेंट जुरिडिक्शंस। आप कहीं पर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कहीं पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जुरिडिक्शंस यानी कि जो जिले के हिसाब से, है ना, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बातें, वहाँ के लॉ एनफोर्समेंट क्या कहती है, उसको देखते हुए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कई बार ज़मीन, पैसे, व्यापार, ठीक है, और भी बहुत सारी बातों के लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकते हैं अलग अलग रीजन्स में, ठीक। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू कंसल्ट स्पेसिफिक लीगल अथॉरिटीज़ और प्रोफेशनल्स फॉर एक्यूरेट गाइडेंस। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट the question number 4, differentiate between agreement and a contract with the help of example and discuss the essential element of the contract। I hope आपको question number 4 effectively समझ में आया होगा। So guys, that's all for today's session। You guys are really awesome। और मिलते हैं अगली क्लास में, डिस्कस करेंगे important type K2 questions। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, you guys are really awesome। See you all।